हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो चले डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारा ये डिस्कशन इन कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, जिसमें हम बेस बिल्डिंग क्लास कंडक्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 मॉड्यूल ए के लिए। सो इसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि हम इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएं और फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए पेपर के अंदर, हम उसको आसानी से हैंडल कर सकें एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ए डीलिंग रूम। सो फॉरेन एक्सचेंज में जो डीलिंग रूम है, सो डीलिंग रूम में जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारे पास 3 डिफरेंट ऑफिसेस होते हैं। तो एनीवन हु कैन टेल दीज 3 डिफरेंट ऑफिसेस इन ए डीलिंग रूम? फॉरेन एक्सचेंज के डीलिंग रूम में जो 3 ऑफिसेज हैं, आप में से कोई बता सकें कि वो डीलिंग रूम में 3 ऑफिसेज क्या क्या होते हैं? तो एक होता है उसके अंदर फ्रंट ऑफिस, दूसरा उसके अंदर होता है मिड ऑफिस, तीसरा उसके अंदर होता है बैक ऑफिस। सो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डीलिंग रूम। Reserve Bank of India has advised that board of directors of banks should frame an appropriate policy and fix suitable limits for its foreign exchange dealing operations. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन क्या है बैंकों को? डायरेक्शन ये है कि बैंकों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, एप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, और जिसमें वो फिक्स करेंगे सूटेबल लिमिट्स अपने परसेप्शन के अनुसार। जो भी उनकी फॉरेक्स डीलिंग की ऑपरेशंस होंगी, यानी जो सेल परचेज ऑपरेशंस होंगी, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स की ऑपरेशंस होंगी, उनके लिए वो सूटेबल लिमिट्स सेट करें, फिक्स करें। मैनेजमेंट ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशंस शुड फोकस ऑन रिस्क एसोसिएटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस which in turn arise from complex nature of foreign exchange markets and volatile nature of exchange rate movements. तो जो डीलिंग रूम के अंदर मैनेजमेंट है, एक तो हुआ बैंक का मैनेजमेंट, एक डीलिंग रूम के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको किसके ऊपर फोकस करना है? वो फोकस करेंगे रिस्क के ऊपर। कौन सा रिस्क? जो एसोसिएटेड है, जो रिलेटेड है विद फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस, और उस रिस्क के चलते इट कैन अराइज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। तो ये रिस्क किस कारण अराइज होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, उनकी जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स नेचर है, ऑलरेडी हम वेरियस लेसन में वॉच कर चुके हैं। दूसरा, वहाँ जो एक्सचेंज रेट्स हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो वोलेटाइल हैं। ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो मेन करेंसीज हैं, तो 3-4 सेकंड्स के अंदर उनके रेट्स चेंज हो जाते हैं। मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस कैन बी। अब कौन कौन से मेजर रिस्क हैं जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशन के साथ एसोसिएटेड हैं? इनमें ऑपरेशनल रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, और भी कई प्रकार के रिस्क हैं। इन रिस्क को हम एक एक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।
फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेट करके ऑपरेशनल रिस्क को, एक्सचेंज रिस्क को, क्रेडिट रिस्क को, मार्केट रिस्क को, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या और भी अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व है। तो आई होप यहां तक हम हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो वी स्टार्ट विद ऑपरेशनल रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज में जो ऑपरेशनल रिस्क है उसके पीछे रीजंस क्या है? सो इट इज द रिस्क विच अराइजेज बिकॉज ऑफ। तो रीजंस क्या है उसके पीछे? ह्यूमन एरर। सो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम में जो भी डीलर्स काम करते हैं वो गलती कर सकते हैं, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। टेक्निकल फॉल्ट, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम में उसमें किसी प्रकार के कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं, तो रिस्क कैन ऑल्सो अराइज बिकॉज ऑफ दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोवाइड किया है डीलिंग रूम के अंदर तो वो ब्रेकडाउन हो सकता है, उसमें कोई खराबी आ सकती है। फॉल्टी सिस्टम्स, जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, जो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं वो फॉल्टी हो सकते हैं। और लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल या लैक ऑफ प्रोसीजर्स हो सकता है। तो देयर कुड बी इश्यू रिलेटिंग टू प्रोसीजर्स, देयर कुड बी इश्यू ऑफ लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल जो क्रिएट किए गए हैं वो काफ़ी नहीं है, वो नाकाफ़ी है। तो किन किन कारण ऑपरेशनल रिस्क राइज होगा? ह्यूमन एरर्स के कारण, टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के कारण, फॉल्टी सिस्टम्स के कारण या प्रोसीजर और लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल के कारण। तो ये वेरियस रीजंस हैं किसके लिए? ऑपरेशनल रिस्क अराइज करने के लिए। और रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल एंड सिस्टम्स एंड फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ब्रॉडली जो बेसल 3 का डेफिनेशन है रिस्क का, एक जनरल डेफिनेशन, तो ये वो डेफिनेशन है। तो ऑपरेशनल रिस्क इसके मुताबिक क्या है? रिस्क ऑफ लॉस which can result from inadequate or failed internal processes, people or system or from external events। तो ऑपरेशनल रिस्क के बाद अब हम बात करते हैं एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इट इज मोस्ट कॉमन रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस। फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी जो डीलिंग ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस के अंदर ये मोस्ट कॉमन रिस्क है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज रिस्क। अब ये अराइज क्यों होता है? इट अराइजेज मेनली बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट and or when mismatches occur in asset liabilities and receivables and payables। तो यहाँ पे 2 मेन रीजंस हैं इस रिस्क के अराइज होने के। तो वन इज फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स। $1 is equal to ₹83.10। अगले ही सेकंड इट में बी 83.15 और हो सकता है इट में बी 83.05। तो इसके चलते लॉस हो सकता है। तो अगर हमने इस रेट के ऊपर परचेज कर लिया और नेक्स्ट मोमेंट वो रेट ये रह गया, हमें इस रेट के ऊपर अगर सेल करना पड़े तो वी आर गोइंग टू मेक लॉस। ऑन द अदर हैंड अगर हमने इस प्राइस के ऊपर सेल कर दिया और अगले ही पल रेट ये हो गया तो उस केस में भी देयर कुड बी लॉस। सो दिस कुड बी वन सिचुएशन। Another situation when mismatches occur in assets and liabilities
और रिसीवेबल्स एंड पेएबल। रिसीवेबल पेएबल क्या होते हैं, तो इनको हम कहते हैं पोजीशंस। सो फॉरेन करेंसी में जो हमने रिसीव करना है, फॉरेन करेंसी में जो हमने पे करना है, इनका जो नेट अमाउंट बनता है उसको हम कहते हैं पोजीशन। और पोजीशन कुड बी ए लॉन्ग पोजीशन, पोजीशन कुड बी ए शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मीन्स हमने परचेज ज़्यादा कर लिया। अगर हमने परचेज ज़्यादा कर लिया और फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स रिड्यूस हो गए तो वी आर गोइंग टू मेक लॉस। अगर हमने सेल ज़्यादा कर दिया और फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स इंक्रीज कर गए तो देन अगेन वी कैन इनकर लॉस। तो जब भी मिसमैच होगा हमारी एसेट लायबिलिटीज के अंदर और उसके कारण हमारे रिसीवेबल पेएबल अराइज होंगे, जिससे पोजीशन बनती है, तो दैट कुड बी अनदर रीजन जिसके कारण ये रिस्क अराइज हो सकता है। It means possibility of a decline in the value of the return accruing to an investor owing to depreciation in the value of asset currency। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ इन रीजंस के कारण कि रिटर्न जो उसको मिलेगी इन्वेस्टर को तो वो डिक्लाइन करेगी बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एसेट्स। तो करेंसी एसेट्स लॉन्ग पोजीशन के कारण या शॉर्ट पोजीशन के कारण जो हमारे पास इन हैंड पोजीशन बनती है तो उसमें रिटर्न के ऊपर रिटर्न की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन कर सकती है उसके कारण। द रिस्क इज मोर प्रोनाउंस व्हेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आर मेड और अंडर फॉरेन करेंसी बोरिंग। तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं या इन्वेस्टमेंट की जाती हैं पैसा बोरो करके। अगर मनी को फॉरेन करेंसी में बोरो किया जाए तो उसमें दो नेगेटिव एस्पेक्ट रहते हैं। सो वन कुड बी चेंज इन द एक्सचेंज रेट, अनदर इंटरेस्ट वी आर पेइंग ऑन द बोरोड मनी। तो जब बोरोड मनी के ऊपर इंटरेस्ट पे करने का प्रेशर होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर तो द रिस्क कैन बी मोर प्रोनाउंस्ड, तो रिस्क बढ़ जाएगा। नो अब हम बात करेंगे इनके ऊपर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट अस सी वो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। व्हाट हैज़ आरबीआई एडवाइज्ड बैंक्स टू डू रिगार्डिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस। तो बैंकों को क्या डायरेक्शन दी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस को लेकर के। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इग्नोर द रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस, hire more staff to manage foreign exchange dealing operations, frame appropriate policy and fix suitable limits for foreign exchange dealing operations, या none of the above। अगर अभी तक हमने ठीक से अंडरस्टैंड किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। यस, कोशिश करिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? सो आंसर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन है कि बैंक उनके जो बोर्ड्स हैं वो एप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेम करें और विच में वो सूटेबल लिमिट्स को फिक्स करें फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स में। सो दिस मीन हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर बनता है। What are major risks associated with the foreign exchange dealing operations? तो मेजर रिस्क कौन कौन से हैं? ह्यूमन एरर, टेक्निकल फॉल्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, फॉल्टी सिस्टम या प्रोसीजर। एक्सचेंज रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, नन ऑफ द अबव। तो हमने बताना है कौन कौन से मेजर रिस्क हैं जो एसोसिएटेड हैं विद फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स। तो देखिए इन सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करो और फिर देखो कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है। सो यस, कोशिश करें बिकॉज जब आप आंसर देने की कोशिश करेंगे माइंड एप्लीकेशन बनता है और माइंड एप्लीकेशन से हम अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाते हैं। तो
ए जो है, दीज आर द रीजन, दिस इज नॉट द रिस्क, दीज आर द रीजन्स फॉर ऑपरेशनल रिस्क. External event and internal control, these are also the reasons. Exchange risk and operational risk, so these are major risks which are associated with foreign exchange dealing operations. So that mean option B हमारा correct answer बनता है. फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, वो क्लास जो इसमें आप अटेंड कर रहे हैं, क्या ये काफ़ी है आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए? और आंसर है नो. अगर आंसर नो है तो फिर हम इस क्लास को क्यों ज्वाइन करें? इस क्लास को ज्वाइन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए रीज़न है क्योंकि ये आपके स्कोर को इम्प्रूव करती है. वो स्टूडेंट जिनका स्कोर कहीं ना कहीं 43, 45, 47 के ऊपर आके अटक जाता है, अगर इन क्लासेस को वो रेगुलरली ज्वाइन करते हैं तो उनके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. लेकिन अगर हमें गारंटेड पास चाहिए तो फिर क्या करना होगा? फिर हमें फुल सिलेबस को कवर करना होगा. तो फुल सिलेबस को कवर किए बगैर पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं. फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर उनमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है. बार बार आपको याद करना पड़ता है, फिर आप भूल जाते हैं. एज ए रिज़ल्ट यू हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, और टाइम बैंकर्स के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इशू है. होल डे उनको काम करना होता है. हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है. एज ए रिज़ल्ट हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते. केस स्टडी CIB के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पेपर का, लेकिन इसमें तो केस स्टडीज़ बुक्स में मिलती नहीं है, या मिलती हैं तो बहुत कम मिलती हैं. और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? हम बार बार पेपर में अपीयर होते हैं. अब इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स. इतनी कम प्राइस है कि आप हैरान होंगे, और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है. तो ये वीडियो लेसन्स में जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं. यानी आपके ये दोनों ही प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती हैं. हमारे केस स्टडी पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिलती हैं विद सॉल्यूशंस, तो आपकी ये समस्या भी सॉल्व होती है. हमारा क्वेश्चन बैंक है, इसमें बहुत सारे आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है. यानी आपके ये वाले इशू फुल प्रेपरेशन करने के लिए बड़ी आसानी से हमारे ये प्रोडक्ट्स आपकी हेल्प करते हैं. अब ये मिलते कहाँ हैं? हमारी ऐप या हमारी वेबसाइट के अंदर. हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर लो, और लॉगिन करके कोर्सेज पेज में चले जाएं, और कोर्सेज पेज में आपको जो भी कोर्स इनमें से चाहिए, CIB के किसी भी पेपर के लिए या JIB के किसी भी पेपर के लिए, तो आपको सूटेबल कोर्स मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को पास करने में. तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. What is operational risk in foreign exchange dealing operations? फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस के अंदर ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? सो रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate or failed internal processes, people and systems. Most common risk in foreign exchange dealing operations, possibility of decline in value of return accruing to the investor, none of the above. तो क्या आपको लगता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ऑपरेशनल रिस्क की इन गिवन स्टेटमेंट्स के अंदर? ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं ऑपरेशनल रिस्क के साथ रिलेटेड हैं. लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर बनता है ए, बिकॉज ऑपरेशनल रिस्क का जो डेफिनेशन है बेसल के द्वारा दिया हुआ, तो वो यही है, रिस्क ऑफ लॉस, जिसके पीछे रीज़न क्या है? इनएडिक्वेट या फेल्ड इंटरनल प्रोसेस होगा,
या पीपल होंगे या सिस्टम्स होंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज एक्सचेंज रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस? Risk arising because of human error, technical fault, infrastructure breakdown, faulty system, or procedures. Risk of loss resulting because of inadequate or failed internal process, people and system, and from external events. Most common risk in foreign exchange dealing room operations और none of the above। हमने बताना है एक्सचेंज रिस्क क्या है, इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी बनती है उसके लिए। एक्सचेंज रिस्क के लिए सो व्हाट इज एक्सचेंज रिस्क? ये डेफिनेशन ऑपरेशनल रिस्क के साथ रिलेटेड है। ए बी जो है ये भी ऑपरेशनल रिस्क के साथ अटैच्ड है। जो सी है वो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के साथ रिलेटेड है। हालांकि उसमें व्हाट का आंसर नहीं दिया गया है। व्हाट का आंसर है उसके पीछे जो फ्लक्चुएशन है वो, और दूसरा एसेट लायबिलिटी जो फॉरेन करेंसी में है उनका मिसमैच। तो ऑप्शन सी हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि इसमें हमारा आंसर बनता है, ऑल्दो वो बहुत अच्छा आंसर नहीं है। व्हाट काजेज एक्सचेंज रिस्क? एक्सचेंज रिस्क के पीछे रीजन क्या रहता है, उसके पीछे कारण क्या रहता है? टेक्निकल फॉल्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, मिसमैच इन एसेट लायबिलिटी इन रिसीवेबल पेबल में, लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, नन ऑफ द अबव। कॉज क्या रहता है एक्सचेंज रिस्क का, ये हमने बताना है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड एक्सचेंज रिस्क? अगर हम केयरफुली इसको देखें तो कॉज क्या बनता है? कॉज बनता है ये मिसमैच वाला, एसेट लायबिलिटी में मिसमैच या रिसीवेबल एंड पेएबल में मिसमैच। तो इसके पीछे एक्सचेंज रिस्क एक मेन रीजन है। व्हाट डज एक्सचेंज रिस्क मीन? एक्सचेंज रिस्क का मीनिंग क्या है? रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन एरर, possibility of decline in value of return accruing to the investor, risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and system or external events, या none of the above। What does exchange risk mean? इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है possibility of decline in value of return accruing to the investor। तो ये एक्सचेंज रिस्क है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। व्हेन इज एक्सचेंज रिस्क मोर प्रोनाउंस्ड? एक्सचेंज रिस्क ज्यादा डेंजरस कब बन जाता है? व्हेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आर मेड एंड और अंडर फॉरेन एक्सचेंज बोरिंग्स, व्हेन देयर आर टेक्निकल फॉल्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, व्हेन देयर आर मिसमैचेस इन एसेट लायबिलिटीज एंड रिसीवेबल्स, या इनमें से कोई नहीं है। एक्सचेंज रिस्क कब ज्यादा डेंजरस बन जाता है, मोर प्रोनाउंस्ड बन जाता है, हैपन होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है? वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं? सो जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन करेंसी बोरिंग करके की जाती हैं तो फिर डबल प्रेशर बन जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। What is best way to manage risk associated with the foreign exchange dealing operations? फॉरेन एक्सचेंज जो डीलिंग ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो रिस्क है उसको मैनेज करने का बेस्ट वे क्या है? इग्नोर द रिस्क एंड होप फॉर द बेस्ट, हायर मोर स्टाफ टू मैनेज द रिस्क, फोकस ऑन रिस्क एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट वे कौन सा है उस रिस्क को मैनेज करने का जो एसोसिएटेड है विद फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस? तो व्हाट इज आंसर? तो आंसर बनता है हमारा सी। फोकस करें हम रिस्क के ऊपर और इंप्लीमेंट करें एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर इसमें बनता है।
चलिए फिर इसके क्वेश्चंस हो गए, तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो अगला हमारा रिस्क है क्रेडिट रिस्क। So credit risk is risk of loss which arises because of inability or unwillingness of the counterparty to meet obligations at maturity of the underlying transaction। तो क्रेडिट रिस्क कब अराइज होता है? क्रेडिट रिस्क अराइज होता है व्हेन देयर इज ए काउंटर पार्टी। सो काउंटर पार्टी क्या है? एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो वी हैव बैंक ए। So bank A, it enters into a sale purchase contract, a sale purchase transaction with X, Y, Z। So अगर ये परचेज ट्रांजैक्शन है, बैंक परचेज कर रहा है एक्स वाई जेड से, ऑन ड्यू डेट अगर एक्स वाई जेड फॉरेन करेंसी डिलीवर नहीं कर पाता बैंक ए को, तो देन देयर इज ए रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क क्या है? ये रिस्क फॉरेन एक्सचेंज के अंदर काउंटर पार्टी के बिहेवियर से अराइज होता है। और यहाँ पे काउंटर पार्टी कौन सी है? दिस इज काउंटर पार्टी। इट इज रिस्क ऑफ लॉस विच अराइजेज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस। तो हो सकता है जेन्युइन रीजन हो जिसके कारण ये अपनी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहा। हो सकता है उसकी अनविलिंगनेस हो काउंटर पार्टी की टू मीट ऑब्लिगेशन ऑन मैच्योरिटी ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन। तो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन की जब मैच्योरिटी होगी उस डेट को, जब काउंटर पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं करती, तो फिर अराइज होता है क्रेडिट रिस्क। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो क्रेडिट रिस्क है वो काउंटर पार्टी के कारण अराइज होता है। Risk is further classified into pre-settlement risk and settlement risk। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो क्रेडिट रिस्क है उसको आगे हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक कैटेगरी है प्री सेटलमेंट रिस्क, दूसरी कैटेगरी है सेटलमेंट रिस्क। प्री सेटलमेंट रिस्क क्या है? Pre-settlement risk is the risk of failure of the counterparty before maturity of the contract। So contract mature होने से पहले ही XYZ let us say ये बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो इनका दिवाला पिट जाता है। तो अगर ये बैंकरप्ट हो जाते हैं और अभी ड्यू डेट नहीं आई, मेच्योरिटी डेट अभी नहीं आई, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको प्री सेटलमेंट रिस्क। तो काउंटर पार्टी अगर फेल हो जाती है, उसका दिवाला पिट जाता है काउंटर पार्टी का, और वो भी मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पहले यानी ड्यू डेट से पहले, दे बिकम बैंकरप्ट, सो दे फेल। तो फिर अराइज होता है प्री सेटलमेंट रिस्क। It exposes the other party to cover the transaction at ongoing market rates with the new counterparty। तो उस केस में बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को जो परचेज कर रिया था उसको स्क्वायर करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए अब बैंक को क्या करना पड़ेगा? किसी नई काउंटर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो भी उस दिन के रेट से जो उस समय एप्लीकेबल होगा। यानी एक तो नई काउंटर पार्टी बैंक को तलाश करनी होगी, और दूसरे जिस रेट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, सो दैट रेट विल बी द रेट विच इज एप्लीकेबल, विच इज प्रिवेलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो इस प्रकार से ये रिस्क अराइज होता है। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो लेसन के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहीं से सूटेबली हम आपको आंसर करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी हो तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं, हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन आपको अगर यूजफुल लगा है
तो इसको लाइक करना संकोच ना करें, क्योंकि आपके लाइक करने से YouTube इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। दैट मीन आपका लाइक करना दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के बराबर है। पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज में या किसी भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे बहुत सारे लेसन्स मिस कर रहे होंगे इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लासेस मिस ना हो तो बेल आइकन को और सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर पुश करें, दोनों को साथ साथ पुश कर देना, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले। फ्रेंड, इस सेशन में जो कुछ अभी तक हमने डिस्कस किया उसी को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।